हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th में हमारा जो चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें हम बायोट-सेवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशंस आपको पढ़ा रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में आपको बायोट-सेवर्ट्स लॉ का ये एप्लीकेशन पढ़ाया गया था। यह है आपके सामने बायोट-सेवर्ट्स लॉ का वो एप्लीकेशन। क्या था ये एप्लीकेशन? ये आपके सामने लिखा है। ये एप्लीकेशन था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। यानी कि आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, यहां बना देते हैं। ये आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी वायर, और इस वायर में फ्लो कर रहा है करंट आई। वायर का नाम हमने रखा था XY, और यहां पर वायर से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट था आपके पास P। A था वो डिस्टेंस और ये पॉइंट था P। वैसे तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, लेकिन आपको इस पर्टिकुलर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, और वो मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइंड आउट कर दी थी। ये देखें, ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो आपने डिराइव किया था। वो फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं। वो फॉर्मूला आया था आपके पास μ0/4π I/A, और ब्रैकेट में आया था आपके पास क्या, sin φ1 प्लस sin φ2, जिसमें μ0/4π तो कांस्टेंट होता है, I इस कंडक्टर में फ्लो करने वाला करंट, और स्मॉल a इस कंडक्टर से P पॉइंट तक का ये डिस्टेंस, जिसे आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं, और ब्रैकेट में जो sin φ1 और φ2 है वो आपके पास कहां से आए थे? वो ऐसे आए थे कि आपने इस P पॉइंट से इस करंट कैरिंग वायर के दोनों एंड्स को ज्वाइन करा था। और इन दोनों एंड्स को ज्वाइन करने के बाद ये एंगल्स जो आपके आए थे, इस लाइन ने ऊपर ये जितना एंगल बनाया और ये जितना एंगल बनाया, ये एंगल्स φ1 और φ2 थे, जिसमें से इसको आपने माइनस लिया था, लेकिन फिर वो वैल्यू पुट करने पर, लिमिट्स पुट करने पर प्लस हो गया था। तो ये वो एंगल्स थे जो इसके एंड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन बनाती है इस स्मॉल a वाले डिस्टेंस के साथ। यह आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ फाइंड आउट कर लिया था। अब आगे बढ़ने से पहले हम इसका एक स्पेशल केस बच्चों को जरूर करवाएंगे। आज का वैसे हमारा मेन टॉपिक है स्टेट एंड प्रूव एम्पेयर सर्किटल लॉ, लेकिन उससे पहले स्पेशल केस करवाना जरूरी है, क्योंकि एम्पेयर सर्किटल लॉ को प्रूव करने के लिए आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए जो स्पेशल केस में आएगा।
सिलेबस को एडिट करने वाले लोगों ने ये फॉर्मूला भी सिलेबस से हटा दिया है, ये इसका डेरिवेशन सिलेबस से हटा दिया है। लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि ये फॉर्मूला अगर डिराइव नहीं करेंगे तो आप एम्पेयर सर्किटल लॉ को स्टेट एंड प्रूव नहीं कर सकते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसका डेरिवेशन भले एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना, लेकिन ये कहाँ से आया ये विद रीजन पता होना चाहिए, जिससे हम जब इसे यूज करें कहाँ पर, एम्पेयर सर्किटल लॉ में, तो आपको पता रहे कि ये फॉर्मूला अचानक कहाँ से आ गया है। तो स्पेशल केस इसका क्या है, इफ द कंडक्टर is of infinite length, ये जो कंडक्टर आपको एक्स वाई दिख रहा है, अभी तक आपने लास्ट जो ये एप्लीकेशन किया इसमें ये फाइनाइट लेंथ का था, मतलब एक्स से वाई तक जो कंडक्टर है उसकी लेंथ मेजर की जा सकती है। अब यहां स्पेशल केस में कह रहा है कि यही वायर अगर इनफाइनाइट लेंथ का हो, यानी ऐसे कहां तक जा रहा है पता नहीं, और ये ऐसे कहां तक जा रहा है पता नहीं, अगर ये वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वो फाइनाइट लेंथ का ना हो के इनफाइनाइट लेंथ का हो, तब इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। तो उसके लिए बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, आपको अलग से कुछ डिराइव नहीं करना, यही फॉर्मूला जो आप देख रहे हो, यही फॉर्मूले से इसका स्पेशल केस का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट के बजाय इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी। यानी ये अलग से कोई आर्टिकल नहीं है, ये इसी का स्पेशल केस है, और असल में हमें इसी स्पेशल केस से बनने वाले फॉर्मूले की जरूरत है। तो बहुत आसान है, देखें, अगर ये एक्स वाई जो आपको कंडक्टर दिख रहा है ये फाइनाइट लेंथ का है, तो पी पॉइंट से इसे ज्वाइन किया जाएगा और पी पॉइंट से एक्स को भी एंड को ज्वाइन किया जाएगा, दोनों फाइनाइट एंड्स को, और ये एंगल्स बनेंगे जो ये आपको गिवन होंगे। लेकिन अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का हुआ तो ये ऊपर कहाँ तक जा रहा है, देख रहे हैं वाई ऐसे से बढ़ा दिया मैंने, ये कहाँ तक जा रहा है ये पता ही नहीं है। इनफाइनाइट मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जो फाइनाइट नहीं है, और एक्स में भी कहाँ तक जा रहा है ये पता ही नहीं है। तो जब वाई में ऊपर कहाँ तक जा रहा है ये पता ही नहीं है, तो पी से जो लाइन निकलेगी, बल्कि यहां नहीं कहना चाहिए, हटा देता हूं, पी से जो लाइन निकलेगी वो कभी इस वायर को, जैसा कि पहले वाई पर ज्वाइन कर जाती थी, कभी ज्वाइन ही नहीं करेगी, क्योंकि आपको तो इस वायर का एंड पॉइंट पता नहीं है। जब एंड पॉइंट पता नहीं है तो पी से कोई लाइन इस वायर को, इनफाइनाइट लेंथ के वायर को ज्वाइन नहीं कर सकती, क्योंकि उसका एंड पॉइंट पता ही नहीं है। और जब पी से निकलने वाली लाइन, जो कि पहले वाई तक ज्वाइन कर लेती थी और एंगल बन जाता था, अब पी से निकलने वाली लाइन इस कंडक्टर को कहीं भी आगे जाकर ज्वाइन नहीं कर सकती, और ज्वाइन नहीं कर सकती तो ये पी से निकलने वाली लाइन इस कंडक्टर के, इस वायर के पैरेलल होगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन होता है कि पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करती। तो मैं ये डायग्राम को थोड़ा सा ठीक से बनाऊं तो ये लाइन यहां से ऐसे बनेगी, वैसे तो निकली है ये वायर को, वायर के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि यहां पर निकल रही थी, लेकिन क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ का है तो इसका एंड पॉइंट पता ही नहीं है, एंड पॉइंट पता नहीं है तो ये कभी ज्वाइन नहीं कर पाएगी, ज्वाइन नहीं कर पाएगी तो ये कंडक्टर या वायर के पैरेलल रहेगी, और अगर ये पैरेलल रहेगी नीचे भी और ऐसे ही यहां पर भी। यहां से बनाते हैं, यहां पर भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि P से एक लाइन Y को ज्वाइन करवानी थी हमें और P से एक लाइन X को ज्वाइन करानी थी, जो इस फाइनाइट वायर के एंड पॉइंट्स थे। अब ये वायर इनफाइनाइट हो गया तो Y में ऊपर भी कहां तक जा रहा है वो भी नहीं पता,
और नीचे भी एक्स में कहाँ तक जा रहा है वो नहीं पता है, तो ना तो यहाँ से निकलने वाली लाइन कभी इस वायर को ज्वाइन करेगी, ना यहाँ से निकलने वाली लाइन वायर को ज्वाइन करेगी, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तब इस केस में ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। यानी इफ द कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ देन phi1 is equal to phi2 is equal to pi by 2। पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री होता है। बस हम फिजिक्स में एंगल को डिग्रीज में नहीं लिखते, रेडियंस में लिखते। तो बस इतना स्पेशल केस में आपको याद रखना है कि फाइनाइट कंडक्टर के लिए तो ये एंगल phi1 phi2 कुछ ना कुछ वैल्यू के होंगे, लेकिन अगर ये कंडक्टर इनफाइनाइट हुआ तो पी पॉइंट से निकलने वाली लाइन कभी कंडक्टर को ज्वाइन नहीं करेगी, क्योंकि उसका एंड पॉइंट इनफाइनाइट कहाँ है पता नहीं है, तो वो ज्वाइन नहीं करेगी। तो ये पी से निकलने वाली लाइन कंडक्टर के पैरेलल मानी जाएगी, और पैरेलल अगर हुई तो ये एंगल 90 होगा। phi1 की वैल्यू ही यहाँ से पूरी ये 90, ये पूरा एंगल phi1 कहलाएगा और ये पूरा एंगल phi2 कहलाएगा। तो दोनों phi1 और phi2 इसमें 90 डिग्री हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी बन जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2। यानी आपने ब्रैकेट में जहां जहां साइन के आगे phi1 और phi2 लिखा है दोनों की वैल्यू पाई बाई 2 रख दिया है, और साइन पाई बाई 2 यानी साइन 91 होता है। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, यहाँ पर भी साइन पाई बाई 2 1 और यहाँ पर भी साइन पाई बाई 2 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा और 1 प्लस 1 होता है 2। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई A। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले के बिना आप एम्पेयर सर्किटल लॉ को प्रूव नहीं कर सकते। क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड प्रूव एम्पेयर सर्किटल लॉ, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अच्छी तरह। डिराइव करने का आपके सिलेबस से हट गया है भले ही ये, लेकिन फिर भी बायोट-सावर्ट लॉ के ये वाला एप्लीकेशन सिलेबस में ना होते हुए भी ये फॉर्मूला आपका आगे इस्तेमाल जरूर होगा। तो अब आपके पास दो फॉर्मूले बन गए, फर्स्ट एंड सेकंड, जो आपको याद तो रखना ही है। ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से, कंडक्टर की वजह से, वायर या कंडक्टर की बात है, ए डिस्टेंस पर। और ये आपका जो फॉर्मूला बना है ये भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, जो इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई A। और जो इस वायर की चाहे फाइनाइट हो या इनफाइनाइट, इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो इस फॉर्म में बनेगी, लूप्स, जैसा कि आपको दिखाए भी गए थे डायग्राम में। और वो जो ऐसे लूप्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है तो उसमें कहीं पर भी आपको डायरेक्शन पता लगाने के लिए टेंजेंट बनानी पड़ती है। तो जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता, यहाँ पर है नॉर्मली इनवर्ड, यानी ऐसे गोल घूमकर। ये मैंने किसी डायग्राम में बच्चों को दिखाए थे, दिखाता हूं मैं। ये देख रहे हैं आप, ये वायर और इसके चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ। ये उसका वैल्यू हो गया फॉर इनफाइनाइट लेंथ। तो इसी के साथ ही आपके बायोट-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो गए। टोटल 3 एप्लीकेशन आपने किए, तीसरे वाले में स्पेशल केस भी है। इन तीनों एप्लीकेशन में आपने एक रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया, रिंग के एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया, और फाइनाइट वायर की
में फ्लो करने वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया, और इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का ये फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/a आपको याद रखना है। तो ये अब आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है एम्पेयर्स सर्किटल लॉ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन आपको बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, स्टेट एंड प्रूव एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो पहले आप लॉ समझ लें, लॉ क्या होता है। लॉ कहता है इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आपको एक ऐसा एरो लगाना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ और सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द सर्किट। अब ये सुनने में बड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें तो बड़ा आसान रहेगा। मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं जो इस लॉ को पूरा समझा देगा। ये आपके पास एक वायर है, और हमने पहले ही मान लिया है कि ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का है। ठीक है जी बात। इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, और उस करंट की वजह से इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन गई है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है वो आपको बताया था। वो मैग्नेटिक फील्ड के क्लोज्ड लूप्स बनते हैं, इस तरह से। मैंने ये एक लूप दिखाया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लूप्स बनते हैं। अभी मैंने दिखाया था ना बच्चों को, कहां पर? यहां पर दिखाया था। ये जो आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा क्लियर करके दिखाते हैं। कोई भी वायर हो, स्ट्रेट वायर, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे क्लोज्ड लूप्स बनते हैं, और वो लूप्स किस तरफ घूमेंगे ये आपको राइट हैंड थंब रूल से पता चलता है। ये बहुत डिटेल में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता लगाने का तरीका बताया था। तो वो लूप्स या तो क्लॉकवाइज घूम रहे होते हैं जैसे इसमें घूम रहे हैं, या एंटी क्लॉकवाइज, और वो थंब करंट की तरफ पॉइंट करने पर फिंगर्स जिस तरफ रोल करती हैं उससे आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पर ये इस डायग्राम को जरा सा ध्यान में रख लें कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, उसमें कंडक्टर है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे बहुत सारे लूप्स बनेंगे। उनमें से मैंने कोई एक लूप कंसीडर कर लिया है, ये है वो लूप। अब इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो मैग्नेटिक फील्ड को मैं ऐसे यहां पर टेंजेंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्योंकि ये लूप के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड घूमती रहती है, तो किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगाने के लिए उस जगह पर आपको क्या बनानी पड़ेगी? टेंजेंट बनानी पड़ेगी। यहाँ पता लगाना है तो यहाँ से ऐसे टेंजेंट बना दे, यहाँ पता लगाना है यहाँ से ऐसे टेंजेंट बना दें, ऐसे टेंजेंट बना दें। ये सारी जो टेंजेंट्स बनेंगी वो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को शो करेंगी। और इसी लूप में एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन अगर ले लिया जाए, देखें ये जो गोला आपको दिख रहा है ये वैसे रियलिटी में आपको दिखेगा नहीं। अगर आपका कोई वायर है, उसमें फ्लो करने वाला करंट है, तो उसके चारों तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड कभी दिखती नहीं है, कोई भी फील्ड नहीं दिखती। ग्रेविटी की आपको दिखती है, महसूस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं दिखती, वो भी चार्ज को महसूस होती है। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं दिखती। हाँ, इसके आजू बाजू कोई मैग्नेटिक निडल या कंपास रखेंगे तो उससे पता चलेगा कि हाँ इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनी है, जैसा कि ऑस्टर्ड ऑब्जर्वेशन में पता चला था।
तो ये लूप रियलिटी में तो आपको नहीं दिखता है, लेकिन अगर ये लूप बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, तो उस लूप के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से डायरेक्शन में ये रेड एरोज से दिखा सकते हैं। और इस लूप में अगर एक छोटा टुकड़ा ले लें, उस छोटे टुकड़े का नाम क्या है, डीएल। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ कहता है कि बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल का मतलब हम उस मैग्नेटिक फील्ड का और जिस लूप में वो मैग्नेटिक फील्ड घूमती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के उस पूरे लूप का एक छोटा टुकड़ा ले लें और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें और फिर उसका इंटीग्रेशन करें। और इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो यहां पर आपको ऐसे लगाना चाहिए, ये रिंग यहां पर इंटीग्रेशन के ऊपर लगा हुआ रिंग ये शो करता है कि इंटीग्रेशन इस पूरे लूप का होगा, क्योंकि ये लूप वो लूप है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड चलेगी। मैग्नेटिक फील्ड भी इस लूप पर चलती रहेगी और डीएल 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 छोटे टुकड़े भी इसी लूप पर चलते रहेंगे। तो किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड ले लें और वहां पर छोटा टुकड़ा ले लें डीएल, ऐसी हर जगह की मैग्नेटिक फील्ड और वहां का छोटा टुकड़ा सबको जोड़ें तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको हम पढ़ते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, बल्कि अलोंग कहना चाहिए, अलोंग एनी क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ के अलोंग, इज इक्वल टू होता है लॉ के मुताबिक म्यू नॉट जो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होती है फ्री स्पेस की यानी एयर वैक्यूम की, म्यू नॉट टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या कहता है, एम्पेयर सर्किटल लॉ ये कहता है कि जब आप किसी वायर में या कंडक्टर में करंट फ्लो कराओगे, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लूप बनेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के क्लोज लूप में किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड और उस लूप के छोटे टुकड़े का डॉट प्रोडक्ट करें और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दें, तो लेफ्ट साइड को कहा जाता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और लॉ कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट गुना, टाइम्स को हिंदी में कहते हैं गुना, म्यू नॉट गुना करंट फ्लोइंग इन द वायर। ये लॉ है और ये लॉ किस काम आता है ये बाद में बताया जाएगा, लेकिन लॉ आपको क्या कह रहा है वो बता दिया गया। और इस लॉ को प्रूव करने से पहले कि हाँ ये बात सच में सच भी है या नहीं, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आंसर आपको बताना है। पहला तो सवाल ये है कि आपने इससे पहले किस किस चीज का लाइन इंटीग्रल पढ़ा है। तो मैं याद दिला दूं, आपने लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है। और आपने सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा है। यहां आप लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हो। तो पहले क्वेश्चन का जवाब तो मैंने दे दिया कि आपने किस किस चीज का लाइन इंटीग्रल पढ़ा है। तो आपने लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है।
तो मैंने लगे हाथ ये भी बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने लाइन इंटीग्रल भी पढ़ा है, सरफेस इंटीग्रल भी पढ़ा है। इस लॉ को प्रूव करने से पहले, प्रूव कैसे करेंगे कि हाँ सही में हम मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करेंगे तो इसके इक्वल आएगा या नहीं, ये बात प्रूव करने से पहले आपको ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं जिसका आंसर आपको कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेजेस में देना है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने किस चैप्टर में पढ़ा है और वो क्या रिप्रेजेंट करता है या किसके इक्वल होता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है या किस चीज के इक्वल आता है, और सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है या किसके इक्वल आता है। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल आता है वो आपको यहां बता गया, म्यू नॉट टाइम्स या म्यू नॉट गुना उस वायर में फ्लो करने वाले करंट के इक्वल आता है। तो लॉ आप अच्छी तरह याद रख लें। लॉ क्या कहता है, बहुत आसान है, जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड के क्लोज लूप्स बनेंगे। उस क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड और लूप के एक छोटे टुकड़े का डॉट प्रोडक्ट करके पूरे क्लोज लूप का इंटीग्रेशन कर दें। पहले किसी भी एक जगह डायरेक्शन ही अलग अलग होगा, बस हर जगह लूप मैग्नेटिक फील्ड तो सेम आएगी वैल्यू में, हर जगह उसका एरो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि ये सर्कुलर लूप का डिस्टेंस इस वायर से हर जगह का सेम है। तो क्या कहता है लॉ कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी जगह पर लें और जिस लूप के अलोंग वो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, भले ही वो दिख नहीं रहा है लेकिन आप डायग्राम में तो देख ही सकते हो, जिस लूप के अलोंग वो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है उस लूप में एक छोटा एलिमेंट्री पोर्शन भी लें और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें। डीएल को भी वेक्टर इसलिए माना है कि डीएल किधर से किधर जा रहा है लूप में, वो लूप का डायरेक्शन बताता है। तो बी डॉट डीएल करें यानी मैग्नेटिक फील्ड और उस लूप के छोटे टुकड़े का डॉट प्रोडक्ट करें और पूरे लूप के लिए उसे इंटीग्रेट करें, तो उसे कहा जाता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वो हमेशा बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग इन द वायर। ये आपका लॉ है, ये आपको स्टेटमेंट तो याद रखना ही है, वैसे तो अभी याद हो गया है, बहुत आसान है लैंग्वेज की फॉर्म में। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये लेफ्ट साइड में लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसका मीनिंग भी डिटेल में बता दिया। अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। अब हम इस लॉ को प्रूव भी करवाएंगे, ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया। लॉ को प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना, बस ये जो इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड का, जिसे आप लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हो, इसे सॉल्व करना है। ठीक बात है, ये बाकी हटा देते हैं और आपको क्वेश्चन का आंसर जरूर भेजना है मुझे कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा हुआ है और सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा हुआ है, वो दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कहां कहां पढ़ा है। तो अब हम प्रूव करते हैं, ये तो हो गया स्टेटमेंट। पहले आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे पूरा, जब आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, स्टेट एंड प्रूव एम्पेयर सर्किटल लॉ, नीचे यही लिखा हुआ स्टेट एंड प्रूव एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो आप सबसे पहले स्टेटमेंट लिखोगे, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसका मीनिंग बता रहा है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है किसी वायर या कंडक्टर में, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड के क्लोज लूप बने हैं। कोई एक लूप ले लें, उस लूप में मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में लग रही है उसी के अलोंग डीएल छोटे टुकड़े हैं, एक जगह कोई मैग्नेटिक फील्ड और उसके अलोंग छोटा टुकड़ा डीएल का डॉट प्रोडक्ट करके इंटीग्रेशन फॉर द क्लोज लूप करेंगे तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। वो हमेशा म्यू नॉट टाइम्स यानी म्यू नॉट गुना होता है करंट फ्लोइंग। अब प्रूव कैसे करेंगे उसके लिए हम कंसीडर कर चुके हैं पहले ही
ये हमारे पास एक वायर है और इस वायर के चारों तरफ ये एक मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लूप है, जहां एक किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी है। जिस जगह मैग्नेटिक फील्ड बी है उस जगह तक का डिस्टेंस ए मान लिया हमने, वो ए ही इस सर्कुलर लूप का रेडियस बन जाएगा। अब हम प्रूव करते हैं, टू प्रूव एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ को प्रूव करने के लिए हमने एक इनफाइनाइट वायर ले लिया है। ये आपका इनफाइनाइट वायर है और उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड वगैरह बन गई, डीएल ले लिया सब कुछ। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल को सॉल्व करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने पर आपका आंसर ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, तो वो प्रूव हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दो, उसको सॉल्व करके ये आंसर आना चाहिए, तो आप ये कह सकते हो हाँ ये एम्पेयर जो कह रहा था वो सही है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। आपको एक 11th क्लास में फॉर्मूला बताया है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, तो यहां पर हम लिखेंगे बी डी एल कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और उनका कॉस थीटा, यानी थीटा का कॉस आता है, उन दोनों के बीच का एंगल। सिंस थीटा इज इक्वल टू 0, यहां पर थीटा, आप पूरे इस लूप में कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड चल किस लूप के अलॉन्ग रही है, इस लूप के अलॉन्ग ही। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का खुद का ही तो लूप है और इस खुद के लूप में ही डीएल है, तो जो लूप का डायरेक्शन है वो ही डीएल का डायरेक्शन है, यानी लूप के अलॉन्ग ही मैग्नेटिक फील्ड चल रही है और उसी लूप में डीएल लिया है, इसलिए दोनों का डायरेक्शन सेम है। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड टू along the loop and dl is the elementary portion of the loop itself। जिस लूप के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चल रही है डीएल उसी का एलिमेंट्री पोर्शन है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों का एंगल 0 होगा, दोनों के बीच का cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आपका सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ये क्लोज्ड पाथ के लिए लगाया बी डी एल, यानी cos 0 की वैल्यू 1 हो गई तो बी डी एल लग गया। और अभी अभी आपने पढ़ा है कि किसी इनफाइनाइट वायर से स्मॉल ए डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये होती है। ये आपका इनफाइनाइट वायर है, स्मॉल ए डिस्टेंस यहां पर, इसको ही आप पी पॉइंट मान लें, और इस पी पॉइंट को आप कहीं पर भी लोगे इस पूरे लूप में, सब जगह का डिस्टेंस इस वायर से स्मॉल ए ही आएगा, क्योंकि ये सर्कुलर लूप है और सर्कल का सेंटर या एक्सिस इस वायर पर है। तो यानी आप, जरूरी नहीं है कि बी यहीं पर लेना, बी इस लूप के अलॉन्ग कहीं पर भी लो उसी जगह डीएल लें, तो वहां ऐसा लिखेंगे वेयर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाय ए। ये तो आप अभी अभी प्रूव कर चुके हो, ये मैं बार बार दिखा रहा हूं कि इनफाइनाइट वायर से स्मॉल ए डिस्टेंस पर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाय ए आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था ये फॉर्मूला तो डायरेक्टली यूज होगा। इज इक्वल टू करके इंटीग्रेशन के अंदर बी की वैल्यू पुट कर रहा हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाय ए और साथ में डीएल। तो मैंने एम्पेयर सर्किटल लॉ को प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का जो इंटीग्रेशन है उसे सॉल्व करना शुरू कर दिया। पहले डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया सॉल्व करने के लिए, और फिर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आगे थीटा की वैल्यू रखी, थीटा की वैल्यू रखने के बाद बी की वैल्यू रख दी, जो कि इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है स्मॉल ए डिस्टेंस पर। और अब इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल लें। तो हमारे कांस्टेंट क्या क्या है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, 2 आई और ए सब कुछ कांस्टेंट है,
सिवाय डीएल के, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो मैथमेटिकल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा 10⁻⁻⁷ होती है। 2 फिर से मैथमेटिकल नंबर, आई इस कंडक्टर में फ्लो करने वाला करंट है, स्मॉल ए। आप इस पूरे लूप में कहीं पर भी पी ले लो, डीएल ले लो, सबका डिस्टेंस स्मॉल ए आएगा, क्योंकि अभी बताया सर्कल है। अब बारी आती है इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। डीएल क्या है? डीएल इस पूरे लूप का एक छोटा पोर्शन है। तो जब आप इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करेंगे फॉर द क्लोज लूप, वो कितना आएगा? 2 पाई ए आएगा वो, क्योंकि डीएल 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 आप जोड़ोगे सारे, तो ये पूरे रिंग, ये जो लूप बन रहा है, इस लूप का सरकमफ्रेंस बनेगा, और लूप का रेडियस है स्मॉल ए, तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई ए। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाय ए इंटू 2 पाई ए। और वैसे मैं बोलता हूं कि ये कैंसिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, उसका न्यूमेरिकल करेंगे तो वैल्यू फिक्स है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ आपको न्यूमेरिकल नहीं है, आप तो आपको एम्पेयर सर्किटल लॉ प्रूव करना है, तो इसलिए आप पहले तो पाई से पाई कैंसिल कर दें, ए से ए कैंसिल कर दें, और 2 इंटू 2 4 होगा, वो 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। आपका सिर्फ बचा है म्यू नॉट आई। यानी आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके करते 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 सब चीजों की वैल्यू पुट करते करते आपका आंसर फाइनली आ गया है ये। तो आप क्या बोल सकते हो कि आपका जो इंटीग्रेशन है, यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल किसके बराबर आ गया? म्यू नॉट आई के। और यहां पर आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। तो बड़ा सिंपल है एम्पेयर सर्किटल लॉ को प्रूव करना, कि आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते जाना है। सॉल्व करने में पहले डॉट प्रोडक्ट रखना है, फिर उसकी p की वैल्यू पुट करनी है, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लेना है। dl का इंटीग्रेशन 2 पाई होगा, ये आप कई बार कर चुके हो। रिंग में या सर्कुलर लूप में छोटा टुकड़ा लेते हैं तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो पूरे सर्कुलर लूप का सरकमफ्रेंस आ जाता है। सब कुछ कैंसिल करके आपके पास म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट बचता है। तो ये आपका एम्पेयर सर्किटल लॉ का स्टेट एंड प्रूव है। अब इसके 3 बहुत छोटे छोटे एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन वो एप्लीकेशंस आपको एक अलग क्लास में करा दिए जाएंगे। बहुत आसान है, एक ही बारी में कर सकते हैं। बस एप्लीकेशन करने से पहले हर बच्चे को स्टेट एंड प्रूव एम्पेयर सर्किटल लॉ पक्का अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। जिसको स्टेट एंड प्रूव एम्पेयर सर्किटल लॉ नहीं मालूम होगा उसको एप्लीकेशन समझने में दिक्कत आएगी। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस एक ही क्लास में फिनिश हो जाते हैं, वो इतने बड़े नहीं है, छोटे छोटे ही एप्लीकेशंस है। और इसमें से ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा बार आया है, स्टेट एंड प्रूव एप्लीकेशन भी आया है लेकिन काफ़ी कम। इतना आसान है, वो आपको बिना बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल याद हो जाएगा आराम से। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस के साथ ही नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये मैग्नेटिज्म का फर्स्ट पोर्शन है। काफ़ी चीज़ें इस बार इसमें से कम हुई हैं मैग्नेटिज्म में से, तो वो हम आपको बताते जाएंगे कौन कौन सी कम हुई हैं। लेकिन जो बिल्कुल यूजलेस हैं वो हम छोड़ देंगे, जिनका यूज़ होगा आगे समझने में या फर्दर फ्यूचर में काम आएगी वो हम कवर कर लेंगे। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ के प्रूफ के साथ आज की क्लास हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। और इस चैप्टर में यही दो आपके मेन बायोट-सैवर्ट लॉ और एम्पेयर सर्किटल लॉ, यही 2 लॉज थे और उन्हीं के एप्लीकेशन थे। एप्लीकेशन में क्या करना है वो आपको मैंने जैसा कि कहा ही है नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। हाँ, और क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं उनका आंसर जरूर बच्चे भेजें।
कि जैसे आप यहाँ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो और वो किसके इक्वल आ रहा है, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसके इक्वल आता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, और सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट यूनिट में बहुत डिटेल में कराया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।